न्यूज रूम लाइव, जिस तरह से हमेशा हर रोज आपको एक सोशल मुद्दे से जानकारी आपको देते हैं और आपको एक सोशल मुद्दे के बारे में बताते हैं। और आज भी जीनत जी हमारे साथ मौजूद हैं और आपको एक सोशल इशू के बारे में बताने वाली है। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताती हूँ। हमेशा बात महिलाओं की करते हैं, हमेशा बात वुमेन एम्पावरमेंट की करते हैं हमेशा, लेकिन कभी कभी ऐसे मुद्दों पर भी हमने बात करी है, आप लोगों को ऐसी चीजें बताई है जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। ऐसी खबरों के बारे में बताते हैं जो सबसे पहले आपके पास पहुंचाते हैं। और ये क्या सोशल इशू है, ऐसा क्या कुछ कमाल हुआ है हमारे हिंदुस्तान में जो शायद आपको नहीं पता होगा, जो जीनत जी हमें बताएंगी कि क्या कुछ नया हुआ है और आज किस मुद्दे को लेकर हम बात करने वाले हैं। जी, गोवा के पणजी जो सिटी है उसमें पहली बार एक थाना खुला है महिलाओं के लिए। और ये इसलिए खोला गया है कि वहाँ महिलाओं के प्रति अपराध जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और जैसा कि आप जानती हैं कि गोवा एक फेवरेट डेस्टिनेशन है शादियों के लिए भी, नए साल के लिए भी। वहाँ की हसीन फ़िज़ाएँ, लहराता समंदर और बल खाते लहराते हुए पेड़, ये सब इसको एंजॉय करने के लिए बहुत से हज़ारों लोग वहाँ पे जाते हैं। लेकिन इस दरमियान वहाँ पर ड्रग्स का खुला सेवन होता है और शराब परोसी जाती है, बियर, ये सब चीज़ें हैं। और इसी के चलते वहाँ महिलाओं से छेड़छाड़ के जो वाक़े हैं बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। तो वहाँ की एक टीचर हैं जिनका नाम है सबीना मर्टेंस, और पिछले 35 साल से वो वहाँ पर वो काम कर रही थी। और उन्हीं की कोशिशों के नतीजे में पणजी में पहला महिला थाना खुला है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने बताया कि पहला महिला थाना खुला है। गोवा एक बहुत खूबसूरत जगह है हिंदुस्तान की, जहाँ पर न जाने हर महीने कितने लोग जाते होंगे गोवा की खूबसूरती को एंजॉय करने। इतने सारे बीचेस हैं, इतने सारे चर्च हैं। कहीं ना कहीं एक जिसे कहते हैं ना कि एक हिंदुस्तान का वो भी कहीं ना कहीं एक दिल तो है जहाँ पर लोग जाते हैं। वहाँ पर एक पहला महिला थाना खुला है। मतलब कहीं ना कहीं क्या लगता है कि आपको अभी भी हमारे इंडिया में कहीं मतलब वुमेन्स को लेकर क्राइम बढ़ रहा है, हम लोग जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी अवेयरनेस की कमी है लोगों में। हाँ, बहुत ज़्यादा। दरअसल क्या है कि जब आदमी नशे में होता है तो उसे कुछ नज़र नहीं आता है और वो सोचते हैं कि हमारी ख़रीदी हुई चीज़ है, इसके साथ कैसी भी छेड़छाड़ कर लें हम। दरअसल जो सबीना है वो 35 साल से वहाँ इस तरह के काम कर रही हैं। और उन्होंने बताया कि वहाँ पर इस तरह की एक रस्म है कि जब महिलाओं का जो देह संस्कार है, यानी उन्हें जैसे दफनाया जाए या उन्हें जलाया जाए, तो उससे पहले उन्हें बरहना कर दिया जाता था। तो ये एक बिल्कुल औरत की इज्जत के साथ मरने के बाद भी खिलवाड़ होता रहा। तो ये एक बहुत बुरी चीज़ थी। और इस बार जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसने इस बात को रुकवा दिया है और अब वहाँ ऐसा नहीं होगा। और इस सब का जो सारा क्रेडिट जाता है वो सबीना मॉर्टेंस को ही जाता है। मैं तो उन्हें बहुत सलाम करती हूँ कि उनकी वजह से जो औरतें हैं वो बेइज्जत होने से बच रही हैं वहाँ पर। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बहुत सी ऐसी कुप्रथाएं हैं और बहुत से ऐसे चलन हैं हमारे हिंदुस्तान में आज भी जो बदलने की बेहद ज़रूरत है और जिन पर कहीं ना कहीं हमारे कानून को, हमारे प्रशासन को बेहद सख्त होने की ज़रूरत है। क्योंकि 21वीं सदी का भारत है तो रूप तो बदलना चाहिए। जब काशी मथुरा बदल रहे हैं तो फिर बचा हुआ हिंदुस्तान भी बदलना चाहिए। तो हिंदुस्तान तो बदल रहा है, लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति कब आखिर बदलेगी, हिंदुस्तान के राजनेता आखिर कब बदलेंगे, और इसी को लेकर आज जावेद जी से बात करने वाले हैं। राजनीति तो एक अहम मुद्दा है, लेकिन राजनीति के अलावा अहम मुद्दा है सोशल मीडिया। अब हम पूरी तरह से, हर तरह से सोशली और डिजिटली ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। अब लोगों को हर एक चीज कुछ भी पढ़नी होती है तो अखबार का और टेलीविजन पर वो चीज आने का इंतजार नहीं करना पड़ता। आपको सोशल मीडिया पर इतने सारे प्लेटफॉर्म्स है, आपको हर एक चीज सेकंड्स में अवेलेबल हो जाती है। क्या माहौल चल रहा है राजनीति को लेकर सोशल मीडिया पर? जी पलक, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हमारे पास सोशल मीडिया नहीं था उस समय जो हमारा चुनाव प्रचार होता था वो लोग अपने काम के दम पे होता था, क्योंकि वो नेता को पता होता था कि मैं अगर यहाँ चुनाव प्रचार के लिए जाऊँगा तो ये लोग मुझे जानते हैं, ये मुझे उस आधार, मेरे काम के आधार पर मुझे वोट देंगे। तो वहाँ पर काम दिखाया जाता था। लेकिन जब सोशल मीडिया आया और एक नेटवर्क बना तो फिर यहाँ नेताओं को काम करने की आवश्यकता ही नहीं थी। बस ज़रूरत थी फेक वीडियोज़ की जो अपना काम दिखा सके। जैसे कि अभी हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि कई विदेशों के एयरपोर्टों की फ़ोटो खींच कर
जो है योगी सरकार अपना जो है अपना योगी सरकार अपना बताकर उन पे कर रही थी, वो जी। मुद्दा था। ऐसे ही दूसरी सरकारें भी जो है सोशल मीडिया के थ्रू फेक फ़ोटोज़ वीडियोस से अपना मतलब सारा के खुद ले लेती है उसका पूरा जो है। अब बात करते हैं कि सोशल मीडिया पर अभी कुछ दिनों पहले माहौल ठीक था, किसान आंदोलन चल रहा था, हर तरफ किसान आंदोलन की बातें थी। लेकिन अब जिस तरीके से चुनाव पास आ रहे हैं तो राजनीतिक पार्टियों का मुद्दा होना चाहिए कि या तो वो एजुकेशन में बात करें, रोज़गार पर बात करें, क्योंकि अगर कोई पार्टी को अगर हमसे वोट चाहिए जनता से तो वो मुद्दे ये रखे। लेकिन अभी आप ही देखिए कांग्रेस की रैली थी, कांग्रेस की रैली बुलाई गई थी, मुद्दा था महंगाई, लेकिन मुद्दा ही वहाँ कुछ और हो गया। हिंदू मुसलमान पूरा मुद्दा बना दिया, हिंदूवादी और हिंदुत्व पर पूरा फोकस कर दिया। दूसरी तरफ हम देखें मोदी जी को, तो मोदी जी भी वाराणसी की यात्रा कर रहे हैं, अपने आप की धार्मिक छवि निखारने की कोशिश कर रहे हैं। उधर राहुल गांधी धार्मिक छवि निखारने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में जो देश के बड़े मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी और विकास, वो यहाँ कहीं नहीं दिख रहे हैं। कि इन चीज़ों से आप क्या साबित करना चाहते हैं? अगले वाला चुनाव, जो आने वाला चुनाव, आपको किस मुद्दे पे चाहिए? सिर्फ मंदिर, मस्जिद, या फिर सांप्रदायिक रंग लेके आप वो चुनाव जीतना चाहते हैं, या विकास की बात इस बार भी होगी या नहीं होगी? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी चीज है कि असल में जो मुद्दे हैं उन मुद्दों से राजनेता भटक रहे हैं और जनता को भी भटका रहे हैं। ये एक सबसे बड़ी बात है। और आपने जिस तरह से बताया कि पहले के टाइम पे नहीं हुआ करता था सोशल मीडिया का इतना, लेकिन अब सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा बोलबाला है। जिस तरह से राजनेता सोशल मीडिया को पूरी तरह से यूज कर रहे हैं अपनी एक छवि सुधारने में। लेकिन क्या लगता है आपको, क्या सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है हर एक पॉलिटिशियन की जिंदगी में, उन्हें एक अच्छी छवि जो दिखाने में लोगों के बीच? देखिए, सोशल मीडिया हर एक पॉलिटिशियन के लिए काम नहीं कर रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, सोशल मीडिया भी बिक चुका है। वो एक प्लेटफॉर्म है, वो किसी के इशारे पे काम करता है। उसको अगर अच्छा पैसा मिलता है, जैसे अभी फेसबुक का भी रिकॉर्ड आया था कि फेसबुक ने जो ज़्यादा पोस्ट शेयर की थी, तो वो अपन भारत की बात करें तो भारत में बीजेपी के दबाव में की थी, मतलब जो सरकार है उसके दबाव में। तो कहीं ना कहीं क्योंकि उस पर पहले प्रेशर भी पड़ा था, व्हाट्सएप और इनसे जो है इनसे जवाब मांगा गया था, तो हो सकता है शायद वो दबाव है। इस वजह से भी जो पोस्ट शेयरिंग का अगर मामला चल रहा है तो वहाँ पर देखा जाए तो बीजेपी का IT सेल आपको एक्टिव दिखेगा और उनके जो पोस्ट है वो भी ज़्यादा शेयर हो रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, जब भी कोई नया व्यक्ति अगर ID बनाता है, जैसे अगर मैं सपोज नई ID बनाता हूँ, तो मेरी ID पे कुछ किसी को मैंने फॉलो लाइक नहीं किया, तो मुझे सबसे पहले इस वक्त दिखेगी सांप्रदायिक हिंसा, दंगे, लिंचिंग, मुझे सजेस्ट किया जाएगा फेसबुक के द्वारा। तो क्या सबसे बड़ा ये है कि मुझे स्टार्टिंग में ये सभी चीज़ें दिखाई क्यों जा रही है? क्या मुझे पॉलिटिकली मेरे माइंड को कंफ्यूज किया जा रहा है कि मुझे किस मुद्दों पर आने वाली पार्टी को जो है वोट देना चाहिए? तो सोशल मीडिया किसी एक की तरफ होके काम कर रहा है, असली मुद्दे नहीं दिखा रहा है। अगर आप एजुकेशन और शिक्षा से रिलेटेड कोई भी पोस्ट कीजिए, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि आप हैशटैग लगाइए और दूसरे हैशटैग में आप लिंचिंग वगैरह ऐसा वर्ड यूज कीजिए। आप देखिए, आपका जिसमें आपने लिंचिंग और हत्या के हैशटैग लगाए ना, वो वीडियो आपका ज़्यादा चलेगा बजाय शिक्षा और रोजगार के। क्योंकि जो फेसबुक के एल्गोरिदम है वो अभी काम सिर्फ नफरत पर कर रही है। मुद्दे फेसबुक से गायब है और यही पार्टियाँ चाहती है, क्योंकि पार्टी को पता है जो भी सत्ता में है कि उसने धरातल पे कोई काम नहीं किया है और इन्हीं मुद्दों से वो जीत सकती है धार्मिक रंग देकर। बिल्कुल। एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे, आने वाले दिनों में राजस्थान में कांग्रेस सरकार के 3 साल पूरे होने वाले हैं। 3 साल पूरे होने के बाद जाहिर सी बात है, सत्ता में जो पार्टी होती है बढ़ चढ़कर अपने काम गिनाती है, हमने ये कर दिया, ये विकास किया है, ये रोजगार दिया है, इस तरह से लोगों की भलाई करी है। लेकिन अगर धरातल पर मुद्दों की बात करी जाए तो क्या लगता है आपको कि राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी के अलावा क्या किसी तीसरी पार्टी का बोलबाला है? देखिए, राजस्थान और कांग्रेस और बीजेपी राजस्थान में तो ये 2 ही पार्टियाँ चलती है। अभी तीसरी पार्टी ऐसा कुछ कमाल नहीं कर पाई। बात है 3 साल के काम गिराने की, तो गहलोत सरकार ने तो दबा के लूटा है जनता। आप बिजली के बिलों की बात करें, दूसरे स्टेट के मुकाबले हमारे बिजली के बिल आसमान छूते हैं। ऐसा लगता है कि राजस्थान में जो बिजली आती है वो तांबे के तारों से नहीं आती है, सोने के तारों से आती है। जस्ट डबल रेट है हमारे यहाँ बिजली के जी। अगर दूसरे स्टेट की बात की जाए। काम गिनाने की बात है, अभी रैली थी, यहाँ पर वो कुछ दिखा सकते थे अपना, लेकिन मामला तो वही है ना, हिंदू मुसलमान पे आके उनकी गाड़ी रोकनी है ना,
क्योंकि उन्हें पता है कि जनता पर अगर काम के दम पर अगर उनसे जाना जाए तो जनता तो फुल विरोध में है, लेकिन जनता का माइंड वॉश करना इन नेताओं को अच्छे से आता है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी बात जो इन्होंने कही कि असल में जो अंग्रेजों की नीति हुआ करती थी कि पहले फूट डालो और राज करो, तो क्या कांग्रेस भी यही चीज कर रही है? क्योंकि बात अगर कांग्रेस की रैली की करें तो कांग्रेस ने वाकई महंगाई हटाओ रैली थी, लेकिन महंगाई हटाओ रैली वो रही नहीं थी, वो हो गई थी मोदी हटाओ रैली। क्योंकि अगर राहुल गांधी के भाषण की बात करें और अगर नेताओं की इन भाषणों की बात करें तो महंगाई शब्द तो बहुत कम इस्तेमाल किया गया था। जाहिर सी बात है, सिर्फ मोदी को हटाना एक पूरा मकसद बन गया था। और दूसरी तरफ बात करें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो पिछले 2 दिनों से वाराणसी के दौरे पर हैं, जो काशी को पूरी तरह से बदल देने के काशी को उन्होंने पूरी तरह से बदल दिया, एक नया स्वरूप दे दिया है, काशी को नया अध्याय वहां लिखा जा रहा है। लेकिन क्या भारत के और हिस्सों की क्या कहानी अगर उनको पता है? क्या उन्हें ये पता है कि भारत में कहां और बहुत सारी जगह क्या क्या चीजें सुधारनी है? अभी काशी को तो नया रूप दे दिया गया है, लेकिन जम्मू कश्मीर को नया रूप कब मिलेगा? कब मिलेगी? जम्मू कश्मीर की स्थिति में कब सुधार होगा? काशी मथुरा में तो मंदिर बन जाएंगे, अयोध्या में मंदिर बन जाएगा, लोगों को जागरूक कर दिया जाएगा, मोदी सरकार वोट ले लेगी, लेकिन जम्मू कश्मीर की स्थिति में कब सुधार होगा? कब लोगों को वहां डेवलपमेंट मिलेगा जहां उन्हें चाहिए? कब हमारे देश को रोजगार, कब हमारे देश को एक अच्छी सी, अगर देखा जाए प्रॉपर डेवलपमेंट, कब हमारे देश को इन सारी चीजों ये मिल पाएगी? अगर देखा जाए आज भी हमारे देश में बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर शायद ध्यान नहीं होगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो बहुत गरीबी रेखा के नीचे जीते हैं। 130 करोड़ की आबादी हमारे हिंदुस्तान की है, लेकिन कितने ऐसे लोग होंगे हिंदुस्तान में अभी भी जो रोड पर रहते होंगे? कितने ऐसे लोग होंगे और कितने ऐसे बच्चे होंगे जो भीख मांगते होंगे रोड पर? जाहिर सी बात है, आपने और हमने आते जाते न जाने ऐसे कितने बच्चों को देखा होगा, छोटे छोटे जो रोड पर उतरते होंगे, छोटे छोटे बच्चे जैसे जिन उम्र में जिन्हें पढ़ना चाहिए वो उस उम्र में काम कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? और कब इन स्थितियों में सुधार होगा और कब बदलाव होगा? अगर आंकड़े उठाकर देखे जाएं तो स्थिति बहुत ज्यादा भयानक है। और क्यों है ये स्थिति भयानक? सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर को लेकर। जी कासिम, कल जो सबसे एक बहुत बड़ा और भयानक हमला किया गया, एक बस के ऊपर 2 तरफ से आतंकवादियों ने फायरिंग करी, क्या लगता है कब स्थितियों में सुधार होगा? क्या लगता है हम कहां अभी भी पीछे रह रहे हैं कि हमारी बातों पर सरकार क्यों नहीं अभी भी इन स्थितियों पर ज्यादा गौर कर रही? प्रधानमंत्री ने संवेदना व्यक्त की है, उन्होंने बोला है कि मैं लोगों के साथ हूँ, अपनी पूरी तरह से उन लोगों को न्याय दिलवाने में प्रयास करूंगा, लेकिन क्या सिर्फ ये बोलने तक ही सीमित है? देखिए, जहाँ तक जम्मू कश्मीर की बात है, उसका जो मसला है वो हल होना जिस हिसाब से हुकूमत कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, लेकिन आज तक लोगों के जहन को नहीं पकड़ पाई। आखिर चाहते क्या हैं वो? क्यों ऐसा जो माहौल बन रहा है? आज कल देखिए कितने नौजवान जो है इंडियन रिजर्व पुलिस फोर्स के जो है मारे गए हैं। 3 मतलब 11 जो है बहुत ही बुरी कंडीशन में है, उनका जो बता रहे हैं हॉस्पिटल में है, और 3 जो है मारे गए हैं। बस के ऊपर अटैक, यही जो है 2019 में भी हुआ था, पुलवामा अटैक। ऐसे कई अटैक होते कब हैं? जब इलेक्शन नज़दीक आता है। ऐसे मतलब हमेशा यही होता है। तो कहीं ना कहीं जो है एक तरफ से जो है जिस तरीके से अमित शाह जी वहाँ पे गए, जाके दौरा किया उन लोगों ने, और अपना जो है वाटर प्रूफ जो बुलेट प्रूफ जो जैकेट थी उसको उतार दिया, तो ये साबित करने के लिए कि आप जम्मू कश्मीर के जो माहौल है वो बिल्कुल ठीक है, जो भी आज़ाद इंसान जो है घूम सकता है। लेकिन उनके आने के बाद उसके बाद कितने जो है वहाँ पर अटैक हुए हैं, जो सिविलियन लोग जो है मारे जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से बात वहीं तक आती है कि कुर्सी तक ही सिमट कर रह जाती है कि भाई वोट तो चाहिए, कुर्सी चाहिए, लेकिन लोग मरे जाएं, बाहर में जाएं, हमें इसमें कोई नहीं है। दूसरी बात यह है कि आर्टिकल 370 हटाने का मेन मकसद इन लोगों का ये था कि उस जम्मू कश्मीर को डेवलपमेंट किया जाएगा। डेवलपमेंट वो सिर्फ कई तरीके से मतलब किया जाए, वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगी, बड़ी बड़ी कंपनियों को जो है वहाँ उनका अफ्ताह किया जाएगा। तो लेकिन अभी तक कोई ऐसा बदलाव देखने को नहीं मिला है। लोग वैसे के वैसे ही हैं, हालात वैसे बिगड़ते जा रहे हैं। अब जितनी मर्जी आर्मी चढ़ा लो, कितनी आर्मी वहाँ पे जो है भेज दी गई है, उसके बावजूद भी हमारे नौजवान जो है इस तरीके से मरते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट की नाकामी है, हुकूमत की नाकामी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस के दौर में भी अटैक हुए, बीजेपी में, तो
कोशिश ही नहीं की आज तक जम्मू कश्मीर के लोगों की सोच क्या है समझने की, ये चीज़। तो कहीं ना कहीं आप ये भी कहना चाह रहे हैं कि सरकारों को कहीं ना कहीं उनके मन की बात टटोलनी चाहिए कि आखिर आम जनता और आम लोग क्या चाहते हैं। देखिए यही तो चीज़ है ना, अगर आप उनको जोड़ना चाह रहे हैं, बात वहीं आती है कि कश्मीर तो चाहिए लेकिन लोग क्या चाहते हैं वो चीज़ अभी तक इन्होंने नहीं किया, तो डेवलपमेंट की बात है वो भी कम हुई है, तो कहीं ना कहीं फिर यही नाकामी नज़र आ रही है। आप देखिए हम ये कहते रहे भाई ऐसा अटैक हो जाएगा या उसकी जगह जैसे कि तमिलनाडु के अंदर भी अटैक हुआ तो माफ़ी मांग रही है भाई, जब पहले क्यों नहीं आप जो है उसके लिए तैयार नहीं थे, रेडी नहीं थे, क्यों करते हैं ऐसा कि बाद में आप सॉरी बोलकर किसी की जान चली जाए और आप एक माफ़ी मांग कर किसी से वो कर रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसा थोड़ी होता है। कहीं ना कहीं बिल्कुल नागालैंड में जो अटैक हुआ और उसके बाद कल जो जम्मू कश्मीर में पुलिस जवानों पर हुआ, 3 जवान शहीद हो गए हैं और बाकी के 12 अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, इलाज चल रहा है, गंभीर रूप से घायल हैं। कहीं ना कहीं और सरकार का ये कह देना कि हम माफ़ी मांगते हैं, माफ़ी से लोगों के जख्म नहीं भरते हैं, सबसे बड़ा सवाल है। और इसी पर जीनत जी कुछ कहना चाहती हैं। जी जीनत जी बताएं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो लीडर हैं वो तवज्जो नहीं दे रहे हैं इस चीज़ पर। और इसमें मुझे एक शेर याद आ रहा है कि कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, और रंज लीडर का बहुत है मगर आराम के साथ। अभी आराम ये कब तक करते रहेंगे, कब उठेंगे, कब इस मुल्क के बारे में सोचेंगे, ये मैं भी नहीं जानती। बिल्कुल, देश में चुनाव है और चुनाव जब नज़दीक आते हैं ना तो देश में हर मुद्दा उछाला जाता है, फिर चाहे वो मुद्दा सेना से जुड़ा हो, चाहे मुद्दा गरीबी से जुड़ा हो, चाहे मुद्दा रोजगार से जुड़ा हो, और फिर चाहे मुद्दा किसी भी और भारत की समस्या से जुड़ा हो। लेकिन असल में जब चुनाव नज़दीक आते हैं तभी के मुद्दे उछाले जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है, और सवाल तो ये भी है कि अगर डेवलपमेंट ही हो रहा है तो सिर्फ मंदिर मस्जिद बनने में डेवलपमेंट क्यों, हॉस्पिटल्स क्यों नहीं, एजुकेशन सेंटर्स क्यों नहीं, सेफ्टी सेंटर्स क्यों नहीं, महिलाओं के लिए एक सुरक्षित निवास क्यों नहीं, आखिर क्यों ये चीज़ें बढ़ रही हैं। फिर जब हिंदुस्तान की अगर सूरत बदलने की बात आती है तो सूरत अगर अलग अंदाज में बदली जाए तो उस हिंदुस्तान को दोबारा सोने की चिड़िया क्यों ना कहा जाए। तो फिलहाल के लिए न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, कल फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों को लेकर। नमस्कार।